पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थोड़ी सी वहाँ पे मेंस के लिए कम रह जाती है। उसके लिए जरूरी है कि अगर दो लोगों में खड़े हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, दूसरा आप कॉमन आदमी है, तो वहाँ आपका जो नजरिया होगा वो अलग होगा। और तो उसके मन में कितने सारे मिथ होते हैं यूपीएससी को लेके, यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके क्या क्या मिथ होता है उनके मन में? पवन सर का एडिक्शन क्या है सबसे ज्यादा लाइफ का? सर मूवी देखना डेली या डेली फिर? सर डेली मतलब। हाय एवरीवन, यूपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप सबको पता है। मेरे साथ हैं पवन सर, जिनकी रैंक 239 आई है। सर पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको, धन्यवाद और धन्यवाद हमारे व्यूअर की तरफ से आपको बधाई। धन्यवाद। आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन एक बार जो ना जानता हो, आप कहाँ से आते हैं? अटेम्प्ट मीडियम। जी सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरी रैंक जैसे आपने बताया 239 है। मैं सर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। और सर मैं मतलब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग भी जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई थी। उसके बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और अभी मैं आपके सामने हूँ। ओके सर, डायरेक्ट बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपने बोला किया जी है। सर जी। वहाँ क्या माहौल रहा था? आप वहीं से आपने तैयारी स्टार्ट की या फिर जी मुखर्जी नगर आती थी? सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे मतलब उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है, और वो मतलब एक टाइम था वो सिविल सर्वेंट्स पैदा करने की खान होता था। लेकिन 2013 में जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से थोड़ा सा वहाँ का रिजल्ट डाउन हुआ। लेकिन सर आज भी वहाँ के बच्चों में एक क्रेज है। हम वहाँ पे जैसे हॉस्टल होते हैं, मैं सुंदरलाल छात्रावास में रहा था, तो वहाँ पे एक हॉस्टल में कल्चर होता है कि हमको सिविल सर्विसेज को एस्पायर करना है, और उसके लिए बच्चे आपस में मेहनत भी करते हैं। इलाहाबाद में भी कोचिंग संस्थान का बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो मेरा रुझान ग्रेजुएशन से ही क्लियर था कि सिविल सर्विसेज के बारे में हमको जानना है। इस दौरान मैंने जो शुरुआत के मेरे 1-2 साल थे ग्रेजुएशन के, उस दौरान मैंने अपनी ग्रेजुएशन को अच्छे से कंप्लीट किया, और द्वितीय वर्ष के अंतिम तक आते आते मैंने तैयारी को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया था। तो सर स्टार्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? जो माइंड सेट पवन सर लेके उतरे थे यूपीएससी में, वही माइंड सेट आज तक रहा है या फिर बहुत चेंज किया है आपने इस पूरी जर्नी में? सर माइंड सेट तो मतलब शुरुआत से यही था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज करना है। उसके लिए सर मतलब चैलेंज यही था कि कैसे करना है, कि कोचिंग का या खुद से। तो सर शुरुआत से ही मेरा ये था कि मतलब कोचिंग मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने खुद से ही तैयारी अपनी स्टार्ट की थी, और मेरा फोकस एकदम क्लियर था कि हमको सिविल सर्विसेज ही करना है। इसके साथ साथ मैंने और एग्जाम भी दिए थे, लेकिन क्योंकि मेरा उनके प्रति रुझान कम था, तो मैं उनके बारे में पढ़ता बहुत कम था, जिस वजह से मेरे पीसीएस एग्जाम नहीं हुआ था, और यूपीएससी पर ही फोकस रहने की वजह से आज मुझे सफलता मतलब मिली आपने है। कोई फाउंडेशन कोर्स, मतलब फाउंडेशन नहीं लिया किसी कोचिंग से? नहीं सर, कंप्लीट? मैंने जीएस फाउंडेशन किसी से नहीं लिया है। ओके, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है सर। ओके, आपके डेली रूटीन की बात करते हैं कि डेली रूटीन में आपने कौन-कौन से टर्म्स को ध्यान रखा था कि कितने टाइम पढ़ना है, कितना सोना है, कितने रिलेशन को अपने देखना है, वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे हुई? जी सर, मेरा डेली रूटीन ऐसे रहता था कि मुझे जैसे मतलब मेरा ये मानना है कि जब हम एक ही चीज पूरे दिन पढ़ें तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता था कि मैं जिस भी चीज को पढूं इंटरेस्ट के साथ पढूं। उसके लिए मेरा रहता था कि मुझे जीएस को टाइम देना है, ऑप्शनल को भी टाइम देना है, प्लस न्यूज़पेपर मेरा रेगुलरली मैंने फॉलो किया था। तो ये 3 चीजें मैं इस तरह से इनके बारे कुछ टारगेट सोच लेता था कि आज मुझे ये अचीव करना है, और इस टारगेट के हिसाब से मैं टाइम अलॉट करता था। उसके साथ साथ बीच में अपने आप को मतलब रिफ्रेश करने के लिए जो कि उसी हिसाब से मैं अपने डेली रूटीन को प्लान करता था कि 2 घंटे पढ़ लिया, तो फिर बीच में मुझे कुछ अपना डेली रूटीन करना है, खाना खाना है, इस तरह से। और उस दौरान फिर जो टाइम मिलता था उसमें अपने मित्रों को, और जैसे आप बता रहे हैं अपने संबंधों को देता था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है प्रीलिम्स है आजकल की, वहीं पे बच्चे छट जा रहे हैं ज़्यादातर। उसकी स्ट्रेटजी आने से पहले लोग जितने भी टॉपर है वो इंटीग्रेट तैयारी करते हैं अपनी यूपीएससी की, चाहे जी मेंस सर। की हो चाहे प्रीलिम्स की हो। तो जी उसके लिए आपका रोटेशन क्या था? सब्जेक्ट को रोटेट करके पढ़ते थे या फिर सिंगल सब्जेक्ट को एक दिन में निपटाते थे? क्या रोटेशन क्या होता था सब्जेक्ट जी का आपका? सर, इसमें मेरा ऐसा रहता था कि मैं मतलब कोई 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता था। जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री लेके चल रहा हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेके चल रहा हूँ, ताकि वो बोरिंग ना हो जाए, एक ही सब्जेक्ट बोरिंग ना हो जाए। तो मैं कोई भी 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलता था, और मतलब एक कंप्लीट हो गया तभी दूसरा उठाता था। तो ऐसे मेरा रहता था, और उसमें मैं कोशिश करता था कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आपने बोला कि 2 सब्जेक्ट को रोटेट करते थे। जी वो सर। 2 सब्जेक्ट हाई स्कोरर होते थे या फिर वो जो थोड़ा कम आते हैं जी वो ऐड करते थे? कैसे? जी, अब सर जैसे इसमें होता है कि इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है, वो सही बात है सर। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम में के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल। और मेंस के कुछ सब्जेक्ट वो मेंस के स्पेसिफिक होते हैं। तो मैं फोकस करता था कि जो प्रीलिम और मेंस दोनों में कॉमन है, वैसे सब्जेक्ट को मैं पहले लेके चलूं। फिर जब टाइम प्रीलिम हो जाएगा तो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे गवर्नेंस है, आईआर है,
एथिक्स है, एथिक्स तो मैंने पहले ही किया था खैर। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, सोशल जस्टिस है, इनको मैं बाद में कर लूंगा। मेरा पहला रुझान रहता था कि जो हाई स्कोरिंग है उनको मैं प्रेफरेंस दूं और उनको अच्छे से तैयार करूं। उनके नाम लेंगे आप जी हाई सर। स्कोरर के? जी सर, पहला है हिस्ट्री। प्री ओरिएंटेड में कर जी, प्री ओरिएंटेड सर। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मेरा एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड है। उसके अलावा सर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है और एनवायरनमेंट है। ओके, ये सीक्वेंस वाइज आपने बताया कि हाँ सर, प्रायोरिटी नहीं सर, पे। सीक्वेंस वाइज मैं नहीं है। सीक्वेंस की बात कर रहा था कि नंबर 1 हाई स्कोर पॉलिटी है या फिर हिस्ट्री है, मैं ऐसे जी पूछना चाह रहा ओके सर। तो ऐसे सर मतलब जो 4 सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग है, उसमें सर हूँ। आपका हिस्ट्री है और फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और पॉलिटी है। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जियोग्राफी को मर्ज करके पढ़ा जाए या फिर सेपरेट किया जाता है? जी सर, एकदम सही बात बोल रहे हैं सर कि उसको मर्ज करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बीच में बहुत थिन लाइन है, जो उनका जो एरिया है वो ओवरलैप करता है। ओके, जो बिगनर्स हैं सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं सिलेबस डिकोड, तो वो कैसे आपने किया था? उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उसको कैसे आपने किया? जी सर, इसके लिए मेरी एक दो स्ट्रेटजी ये रहती थी कि एक तो मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से सिलेबस को निकलवा के अपने सामने उसको मतलब दीवार पे लगा लिया था। उस सिलेबस को मैंने थॉरोली कई बार रीड किया था और जो उसके जो पॉइंट जो क्या नाम है स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे, उनको मैंने देखा और उनके बारे में फिर मैंने और इंटरनेट पर डिटेल में सर्च किया। प्लस जो सर कुछ कोचिंग्स की जो ओरिएंटेशन क्लास वगैरह रहती हैं और या जो कुछ टॉपर की स्ट्रेटजी रहती है यूट्यूब पर, मैंने वहां से सिलेबस को डिकोड किया था। आपने जो प्री के चारों हाई स्कोरर सब्जेक्ट की बात की, तो उसमें भी आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट का नेचर ट्रेंड को देखते हुए अलग तरीके से पढ़ा जाता है? पॉलिटी को अलग माइंडसेट से पढ़ा जाता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अलग माइंडसेट से पढ़ा जाता है, ऐसा आपको लगता है या फिर जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे पढ़ना? हाँ सर, एकदम सही बात है सर। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप एंशिएंट की बात कर रहे हैं तो एंशिएंट में आपको मतलब जो बैकग्राउंड का पता होना जरूरी है। मतलब ये पूरे हिस्ट्री के लिए है कि आपको बैकग्राउंड का पता होना जरूरी है। प्लस उसके साथ साथ जो कुछ जैसे आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि टर्म्स पूछते हैं कि गुलह दारान क्या है। तो वैसे टर्म्स को भी ध्यान रखें, लेकिन एक जो कॉन्टेक्स्ट है किसी घटना का उसको ध्यान रखने की जरूरत है। और ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी तो सर मतलब ऑन एन एवरेज यही है कि स्टैटिक पोर्शन है, बस एनवायरमेंट वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा डायनेमिक है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर आपकी हेल्प करेगा। तो सर जब एक बुलंद शहर से एक लड़का आता है दिल्ली में, तो वो जो माहौल देखते हैं आप फर्स्ट टाइम में, तो हताशा नहीं होती कि हाँ तो मेरे जैसे मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं आ रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, कब तक मैं सरवाइव करूंगा? ये सारी चीजें चल रही थी आपके मन में भी? ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। सर एकदम होता है, जब यहाँ बड़े शहर में कोई छोटे गांव का लड़का आता तो उसको ये सारी चकाचौंध मतलब एकदम आकर्षित करती है कि क्या है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट आउट वाली फीलिंग भी आती है। लेकिन सर ऐसे में एक चीज होता है कि आप अगर क्लियर हैं अपने माइंड में कि आपको ये चीज अचीव करनी है, आपका रीजन क्लियर है कि इस रीजन की वजह से आपको ये चीज क्लियर मतलब अचीव करनी है, और आपको प्रोसेस पता होती है कि मुझे ये सोर्स फॉलो करने हैं, ये मेरी डेली एक्टिविटी रहेगी, तो सर आपकी जब चीजें पहले से क्लियर रहे ना तो आपको ये जो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और आप जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कई लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो सर वहीं दूसरी तरफ वो भी लोग होते हैं जो सेलेक्ट हो चुके होते हैं, तो ये चीजें मोटिवेट करती हैं। तो स्टार्टिंग में ये चीज आपको क्लियर थी कि मुझे पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है या फिर हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है? वो माइंडसेट क्लियर था, आपकी बुक लिस्ट क्लियर थी, या फिर जैसे जैसे पढ़ते गए, टॉपर्स को सुनते गए, अपने आसपास के लोगों को सुनते गए, उसमें ऐड करते गए? क्या प्रोसेस रहा इसका? वही है सर कि जैसे स्ट्रेटजी जैसे सारे टॉपर्स बताते हैं, तो सर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो बहुत क्लियर हैं। तो सर मेरा ये मतलब मैंने एक दो जगह यूट्यूब पर सर्च किया था, वहां से होने के बाद में मेरा स्ट्रेटजी क्लियर हो गई थी कि ये मेरे सोर्स होंगे। तो सर वो मैंने एक देख के एक ही टाइम में कि यूट्यूब पे सर्च करके टॉपर्स को सुन के अपनी स्ट्रेटजी उसी टाइम डिजाइन कर ली थी।
ठीक है, पवन सर का एडिक्शन क्या है सबसे ज्यादा लाइफ सर मूवी देखना का? डेली या डेली फिर सर डेली, मतलब मेरा ये रहता है कि कोई भी नई मूवी आए मुझे तुरंत देखनी होती है वो। अच्छा, ये पहला एडिक्शन पहला है सर। शो, चाहे पहला मोबाइल शो। में देखना हो चाहे कहीं नहीं सर, मैं देखना बाहर नहीं जाता हूँ तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी की अच्छा, वजह से, हम्म। लेकिन मेरा रहता है कि मोबाइल मुझे देखनी होती है, वेब सीरीज आए या मूवी आए बॉलीवुड, वो मेरा एडिक्शन है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपका सब्जेक्ट और वीक क्या है? सर सबसे स्ट्रांग मेरा आईआर, मुझे लगता है कि आईआर और इकोनॉमी ठीक है, और वीक मुझे लगता है कि पॉलिटी है, उसमें मैं याद नहीं कर पाता आप हूँ चीजों पॉलिटी को। को वीक कह रहे हाँ जी हैं सर। तब ऑलमोस्ट 95% लोग का वो फेवरेट होगा सर मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं चीजों को याद नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ चीजों को याद करने में, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वीक है। ओके, साइंस एंड टेक, आईआर और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जी ये तीनों करंट ओरिएंटेड ज्यादा एकदम होते हैं, जी तो इसके लिए क्या है, न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगजीन जी या फिर क्लास नोट्स? जी। एक तो सर जैसे अगर आप कोचिंग कहीं कर रहे हैं तो क्लास नोट्स आपके प्राइमरी सोर्स रहेंगे, हम्म, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन बना रहे होते हैं। हम्म, करंट आपको तभी समझ में आएगी जब आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी, तो हम्म, आपकी फाउंडेशन आपके क्लास नोट्स या जो बेसिक बुक्स हैं वो क्लियर करेंगी। हम्म, उसके साथ सर न्यूज़पेपर का रोल मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। आईआर के लिए तो सारे जो आपका मतलब 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं वो एकदम आपके न्यूज़पेपर से ही आएंगे, जो आपकी न्यूज़पेपर से अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। हम्म, वैसे ही इन्वायरमेंट का है कि इन्वायरमेंट के लिए आप मैगजीन का भी सहारा ले सकते हैं, हम्म। और जो न्यूज़पेपर में जो चीजें आती हैं उनका भी सहारा ले सकते ओके, मेंस की ओवरऑल अप्रोच क्या रही है सब्जेक्ट वाइज? हैं। जी सर। सर सब्जेक्ट वाइज ये है कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए तो सर बेसिक बुक्स है, हम्म, और पीवाई क्यूज जो है वो हम्म, आंसर राइटिंग उसमें हेल्प करेगी। और सर जहां तक बात आती है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपकी जो बेसिक बुक्स है, जैसे मेरा ऑप्शनल है तो मेरे लिए कुछ अलग से बुक मैंने नहीं ली थी, मैं ऑप्शनल का ही सहारा लिया था। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थोड़ी सी वहाँ पे मेंस के लिए कम रह जाती है, हम्म, उसके लिए जरूरी है कि आप अदर सोर्सेज से अपनी जो कोचिंग के नोट्स हैं हम्म, या जो पीवाई क्यू हैं, किसी टॉपर के नोट्स हैं, तो उससे लक्ष्मीकांत को थोड़ा सा सप्लीमेंट करने की जरूरत है। हम्म, आईआर के लिए न्यूज़पेपर की रीडिंग आपकी हेल्प करती है। हम्म, और सर जहां तक बात आती है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए सर बेसिक तो आपके नोट्स हो गए या बुक हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमी जैसे पेपर 3 में मार्क्स भी बहुत कम आते हैं, ये एक ट्रेंड है हम्म। कि हाँ सबसे वहाँ कम पेपर 3 में आते हैं, तो हम्म, उसके लिए सर जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर आप ये चीजें करें तो मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। तो एक दो चीजें हैं कि आप जैसे डेटा वगैरह का यूज कीजिए, हम्म, जैसे आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक है, नीति आयोग है, या और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल एजेंसी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, या वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, या वीमेन एजुकेशन है, तो हम्म, इस तरह के डेटा जब आप अपने क्वेश्चन में डाल रहे होते हैं तो ऑथेंटिसिटी आती है। हम्म, एक तो चीज ये है सर। दूसरा ये है कि आप जो मतलब पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें इकोनॉमी में, हम्म, और थोड़ा सा टू दी पॉइंट लिखें, कुछ कीवर्ड्स का यूज करें। हम्म, जैसे आंसर आपका बहुत ज्यादा जनरल हो जाता है कई बार, तो हम्म, वहां पे जो आपके इकोनॉमी के टर्म है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है हम्म, या कुछ और क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो हम्म। कुछ इस तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो आप लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग लगेगा। तो ओके, होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। कैसी लग रही है, अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो वो कमेंट करते चलें, सर से कुछ पूछना है वो भी कमेंट करते चलें, और कुछ वैसा आपका डाउट हो जो जानना चाहते हैं कमेंट करें, ताकि मैं अगले टॉपर से जब मिलूं तो वो चीज़ें कवर करता चलूं। ये प्लेलिस्ट टॉपर्स की चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तीसरी बार में आपका यूपीएससी क्लियर हुआ है, ये जो लंबा प्रोसेस रहा है, कभी मेंटल आपके स्टेटस की बात करें, मेंटल एबिलिटी की बात करें, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती थी, कभी हावी नहीं होता था वो चीज़ें कि यार छोड़ देते हैं अब था। सर एकदम होता है सर, ये हाँ, क्योंकि प्रोसेस इतनी लेंथी है, एग्जाम बिल्कुल इतना टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, जी। तो इस प्रोसेस के दौरान कई बार ऐसा आता है कि गिव अप कर देते हैं। हम्म, कुछ छोटी मतलब कुछ छोटी नहीं, मतलब कुछ ऐसी जॉब ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा इजीली मिल जाए। बिल्कुल। तो सर ऐसा कई बार आता है, लेकिन सर वैसे में फिर वही चीजें आती हैं कि जैसे आपके दोस्त हम्म, सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको मोटिवेट करने में। हम्म, आपकी जो गोल है वो, उस गोल के बारे में आपकी जानकारी क्या है, हम्म, आपका रीजन क्या था कि आप इस चीज को क्यों कर रहे हैं, तो हम्म, ये सारे जो फैक्टर हैं सर वो मोटिवेट करते हैं। और कई बार जो सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस इतना अच्छा है कि आप जो एक जनरल चीज को देख रहे हैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, हम्म, वहीं आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो नजरिया एकदम बदल जाता है। हम्म, तो ये जो चीजें होती है ना, जो अब आप अगर दो लोगों में खड़े हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम्म। दूसरा आप कॉमन आदमी है, तो वहाँ आपका जो नजरिया होगा वो अलग होगा, और आपकी जो कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव वाइब की तरह काम करती हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि जो बिगनर स्टार्ट करता है यूपीएससी को, तो उसके मन में कितने सारे मिथ होते हैं यूपीएससी को लेके, यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके क्या क्या मिथ होता है उनके मन में? जी सर, पहला सबसे बड़ा मिथ होता है कि कोचिंग करें या ना करें। हम्म, तो ये एक तो मिथ ये है सर, तो हम्म, उसके लिए मेरा आंसर यही है कि कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, पर हम्म, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हम्म, एकदम चिंता वाली बात नहीं है। हम्म, सर दूसरा मिथ होता है कि हिंदी रखें या इंग्लिश रखें हम्म, मीडियम। तो इसमें मेरा मानना है कि जैसे थोड़ा सा टिल्टेड है इंग्लिश मीडियम की तरफ, हम्म, लेकिन हिंदी मीडियम में एकदम ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता है। हम्म, इस बार भी शायद 53 रैंक है
जो हिंदी मीडियम से हैं। तो सर मेरा मानना है कि आप मेहनत करिए, आपके सोर्सेज अच्छे रहने चाहिए, आपका नजरिया क्लियर होना चाहिए, आप रटने की बजाय थोड़ा सा एनालिटिकल माइंडसेट रखें। और आजकल सोर्सेज नेट इतना ज्यादा अवेलेबल है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए विशेष तौर पर, जो मेरी तरफ से मतलब किसी को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बस एक मेरा सजेशन है कि आप इंग्लिश को एकदम इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ पाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मीडियम चेंज कर दीजिए, आप अपने जिस मीडियम में कंफर्टेबल है उस मीडियम में रहिए, लेकिन इंग्लिश को थोड़ा सा ट्राई कीजिए ताकि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ पाए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाए, क्योंकि हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा क्रंच है, कोई अच्छा न्यूज़पेपर है नहीं। तो थोड़ा सा उसको आप देख लीजिए, बाकी आप अपनी प्रोसेस पर रिलाई कीजिए, ऑनेस्ट रहिए। मिस में ये भी आ सकता है सर कि पीवाईक्यू वर्सेस मॉक टेस्ट और स्टैंडर्ड बुक वर्सेस आपकी एनसीईआरटी, इन दोनों को अगर कंपेयर। हाँ सर, जहां तक पीवाईक्यू और मॉक की बात है तो मेरा मानना है कि पीवाईक्यू एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। वो आपका नजरिया बनाते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है और कौन कौन से एरियाज हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सर पीवाईक्यू पर फोकस कीजिए, प्लस मॉक को भी कीजिए, मॉक भी जरूरी है सर। उससे ये होता है कि आपका रिवीजन होते रहता है और आप हैबिचुअल हो जाते हैं। आपने कितना किया था मॉक सर? मैंने इस बार के लिए, इस बार सर, हाँ सर, प्रीलिम के लिए मेरा ऐसा था कि मैंने 2 कोचिंग संस्थान के मॉक्स पकड़े थे, तो लगभग मैंने 25 से 30 मॉक लगाए थे। अच्छा, दोनों को मिला के? दोनों को मिला के। पीवाईक्यू कितने साल के किया आपने? पीवाईक्यू सर मैंने पिछले 4 साल के किए थे। आपको लगता है कि 20 साल जरूरी है? नहीं सर, 20 साल एकदम जरूरी नहीं है, क्योंकि सर पैटर्न इतना डायनामिक है। जी सर, एकदम सही बोल रहे हैं, ट्रेंड चेंज होता रहता। आपके मन की क्या बात है, जो स्टार्ट करना चाह रहा हो उसके लिए क्या मैसेज है? सर मैसेज मेरा यह है कि एक तो जैसे आप पहले सिलेबस से रूबरू हो जाइए, सिलेबस से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे, फिर आपके सोर्सेज आप क्लियर रखिए। सर सोर्सेज का क्या है कि ये इन्फोडेमिक है आजकल, तो सोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। पॉलिटी के लिए 4 5 6 7 सोर्सेज हैं, तो वैसे में ये है कि आप अपने सोर्स को कंसाइज रखिए, प्रिसाइज रखिए। जितना आप छोटे और प्रिसाइज रखेंगे, अपने नोट्स को एड ऑन करते रहिए और उनको छोटा करते रहिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। दूसरी बात, आप ऑनेस्ट रहिए, आप पढ़ रहे हैं वो आपको अपने लिए पढ़ना है, मतलब किसी के दिखावे में नहीं पढ़ना है, कोई प्रेशर में नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट रहिए। तो यही सर मेरा सजेशन रहेगा, हार्ड वर्क करते रहिए। और कई बार फेलियर आएंगे, फेलियर को देखिए, फेलियर का इवेल्युएशन कीजिए कि क्यों फेल हुए हैं, और फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जहाँ पोस्टिंग हो तो वो काफी आप शानदार अपना दे पाए उस जिले को। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, कैसे लगी कुछ अगर कमेंट हो, कुछ डाउट हो, वो सारी चीजें कमेंट में कर दें, सर को भी शेयर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।